गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 में सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर पूंजी संरचना को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है समता पर व्यापार। समता पर व्यापार को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। समता पर व्यापार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी इनमें से है, मतलब जो नियोक्ता है, वह अपनी स्वामी पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी लेकर जब नियमित रूप से व्यापार का संचालन करता है तो उसे समता पर व्यापार कहते हैं। गुथमैन व डूगल के अनुसार एक फर्म के वित्तीय प्रबंध हेतु स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग समता पर व्यापार कहलाता है। स्थिर लागत से आशय है जहाँ पर नियमित रूप से निश्चित दर से जैसे हमें ब्याज देना ही होता है, तो वह हमारी एक स्थिर लागत है, वह ऋण कोषों पर ही लगती है। तो जब हम स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करते हैं तो वह समता पर व्यापार कहलाता है। किसी संस्था के प्रबंधकों को अगर यह मालूम हो कि वह जो पूंजी की व्यवस्था कर रहा है उसमें यदि ऋण पूंजी अगर वह ले रहा है, चुन रहा है, अगर ऋण पूंजी को वह ऋण पूंजी के माध्यम से यदि वह पूंजी की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसी दशा में जो भी वह ऋण पूंजी पर यदि ब्याज का भुगतान करता है, वह ब्याज उस आय से अधिक है जिसकी वह संभावना कर रहा है, तो उसे ऋण लेकर ही व्यापार करना चाहिए। इससे क्या होता है, समता अंशधारियों की आय अधिक हो सकती है और इसे ही समता पर व्यापार कहा जाता है। किंतु इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब संस्था की आय स्थिर और नियमित रूप से हो। स्थिर और नियमित रूप से होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऋण पूंजी पर हमें ब्याज का भुगतान नियमित रूप से एक निश्चित दर से करना पड़ता है, जबकि समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान संस्था के पास लाभ हो तभी करना पड़ता है। अतः समता पर व्यापार की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जब एक संस्था में यह विश्वास हो कि उसकी जो आय है वह निश्चित रूप से, नियमित रूप से इतनी हो सकेगी, और यदि जो हम ऋण ले रहे हैं उसकी ब्याज की दर हमारी आय से कम है, तभी हमें ऋण पूंजी को एक वित्त के साधन के रूप में अपनाना चाहिए, ताकि हम हमारी आय में से ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान कर सकें। और ब्याज, क्योंकि एक कर की गणना में ब्याज एक स्वीकृत व्यय होता है, तो कर की गणना से पूर्व ब्याज को घटाया जा सकता है। ऐसी दशा में हमें कर का भुगतान कम करना होगा और इससे हमारे लाभ अधिक उपलब्ध होंगे समता अंशधारियों के लिए, तो हमारी प्रति अंश अर्जन भी अधिक हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हमारी आय निश्चित और नियमित रूप से नहीं है, तो ऐसी दशा में हमें ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थता होगी, तो हमें ऋण पूंजी को नहीं लेना चाहिए या कम से कम लेना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्याज का भार कम से कम पड़े। समता पर व्यापार के लाभ। अल्प या न्यून समता पर व्यापार। जब कोई संस्था कुल पूंजीकरण में साधारण अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी की अपेक्षा अधिक होती है, तो उसे अल्प या न्यून समता पर व्यापार कहते हैं। सेकंड है उच्च समता पर व्यापार। जब किसी व्यवसाय में कुल पूंजी में साधारण अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी की अपेक्षा अधिक होती है, तो उस स्थिति को उच्च समता पर व्यापार कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अल्प समता मतलब साधारण अंश पूंजी का अन्य पूंजी की तुलना में कम होना, और उच्च समता का अर्थ है साधारण अंश पूंजी का ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी की अपेक्षा में अधिक होना। समता पर व्यापार की नीति क्यों अपनाई जाती है? इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका फर्स्ट उद्देश्य है साधारण अंश पूंजी पर लाभांश की दर में वृद्धि करना। यह किस प्रकार संभव है? चूँकि समता पर व्यापार की नीति के अंतर्गत हम ऋण पूंजी से द्वारा पूंजी की व्यवस्था करते हैं, तो उस पर जो ब्याज हम देते हैं, भुगतान करते हैं, कर की गणना में जब हम कर की गणना करते हैं तो ब्याज एक स्वीकृत व्यय होता है, इसको घटाया जाता है और इसके पश्चात कर की राशि की गणना की जाती है।
तो ऐसी दशा में हमें कर का भुगतान कम करना पड़ता है और हमारे पास समताधारियों के लिए अधिक लाभ उपलब्ध हो जाते हैं और हमारी प्रति अंश अर्जन अधिक हो जाती है। समतांशों पर अधिक दर से लाभांश देना संभव होता है। सेकंड है व्यवसाय का नियंत्रण स्वयं के या एक विशेष वर्ग के हाथों में केंद्रित रखना। समता पर व्यापार की नीति अपनाएंगे तो हम ऋण पूंजी द्वारा व्यवसाय का प्रबंध करेंगे। ऐसी दशा में क्योंकि ऋण पूंजी वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो यह समताधारियों या कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही नियंत्रण केंद्रित हो सकता है यदि हम समता पर व्यापार की नीति को अपनाएंगे तो। थर्ड है न्यूनतम स्वामित्व पूंजी के सहारे व्यवसाय को संचालित कर अधिकतम ऋण लेकर वित्तीय साधनों को नियंत्रित करना। समता पर व्यापार की नीति से क्या होता है कि यदि हमारे पास न्यूनतम स्वामी पूंजी है तो उसके द्वारा हम व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं अधिकतम ऋण लेकर के। समता पर व्यापार की नीति का प्रभाव। समता पर व्यापार की नीति एक दो-धारी तलवार के समान होती है। इसका आशय है कि यदि आय निश्चित और नियमित होती है तब तो हम अधिक मात्रा में ऋण ले सकते हैं और उसका ब्याज का भुगतान भी कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में हम समताधारियों को अधिक लाभ दे सकते हैं। ठीक है, तो यह एक लाभप्रद नीति हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हमारी आय अनियमित हो रही है या कम हो रही है तो ऐसी दशा में हम ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो इससे हमारी स्थिति खराब हो जाएगी और समता व्यापार की नीति लाभदायक नहीं रहेगी। एक एग्जाम्पल है ऋषिका लिमिटेड की विनियोजित पूंजी का वित्त प्रबंध निम्न प्रकार से किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 9 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख, डिबेंचर्स है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख। इस प्रकार ये टोटल विनियोजित पूंजी हो गई है। कंपनी ब्याज व कर से पूर्व 4 लाख का लाभ अर्जित करती है। इसकी समता पर व्यापार के लिए जांच कीजिए और कर की दर 30% मानी जाती है। स्टूडेंट्स क्लियर है कि ऋषिका लिमिटेड की विनियोजित पूंजी का वित्त प्रबंध निम्न प्रकार से है। 4 हमारे पास चीज़ें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिजर्व एंड सरप्लस। और हमारी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी 4 लाख रुपए है। तो यह हमें करना है जांच कि समता पर व्यापार की नीति इसमें लाभप्रद है या नहीं है और हमारी कर की दर 30% है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्निंग, पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये टेबल बनाएंगे। अर्निंग एज गिवन है हमारी 4 लाख रुपए, लेस इंटरेस्ट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट है 40,000। फिर हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई हमारी 3,60,000। इसमें से हम 30% टैक्स को हटाएंगे तो ये हो गया 1,08,000 घटेगा, तो हमारे पास EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी 2,52,000। फिर इसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारे 32,000 रुपये बनते हैं, वह लेस करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया है 2,20,000। फिर हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यह है 2,20,000 जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 11 लाख रुपए का, उससे डिवाइड करेंगे इनटू 100। 9 लाख हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी और 2 लाख हमारा रिजर्व था, तो इस प्रकार ये 11 लाख रुपए हो गए हैं। तो यह रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड आया है 20%। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 2,52,000 है, प्लस इंटरेस्ट हमारे 40,000 है, डिवाइड करेंगे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व और जो भी हमारी कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है टोटल हमारी 20 लाख, उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 14.6। इस प्रकार विनियोजित पूंजी पर तो प्रत्याय दर हमारी 14.6 है, जबकि समताधारियों के कोषों पर यह 20% है। इसलिए यह हम जांच रहे हैं कंपनी अल्प समता पर कार्य कर रही है। थैंक्स।